Today we'll learn about communication skills and get a taste of what are soft skills and why they are important. Starting with communication skills. So, communication doesn't mean only communicate. That means we should not only speak but to receive, or what should I say? Listen. Okay, so communication is more than talking, but it is understanding. Understanding, it is the gap between, it is a bridge, not a gap, between communication, between confusion and clarity. So that is why the definition of communication is, it is the process of exchange of information thoughts. That means sending and receiving the information. Okay. Yeah, G.B. Shaw, George Bernard Shaw, the famous playwright, said, the single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. So the it is not illusion, not just take place. Okay. Yes. Coming to three V's of communication. Many of you have heard about seven C's of communications, right? Here I am presenting three V's of communication, that how these three V's connect, collaborate to communicate effectively. So three V's is 55, 38, and 7. 55, 38, and 7. 55% is three V's: visual, verbal, and vocal. That means विजुअल मतलब जो आप देखते हैं. तो अभी जब मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, सो यू आर वॉचिंग मी, यू आर वॉचिंग माई कॉन्फिडेंस, यू आर वॉचिंग हाउ आई एम एक्सप्रेसिंग माई message or the information. Then verbal. Verbal means words. Words is just 7%. We all think that कि जब हम communicate करते हैं तो सबसे ज़्यादा words important रहते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट हो. अगर आप एक मीन टाइम पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, रियल टाइम पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप किस वे में बोल रहे हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज कैसी, आपकी कितनी पिच हाई है, कितनी लो है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, नहीं हो, ये वर्ड्स जस्टिफाई नहीं करते. बट क्या जस्टिफाई करता है? योर बॉडी लैंग्वेज, योर पॉस्चर, योर वे ऑफ स्पीकिंग, and not words. So that is why what you see is 55%. How you speak is vocal, not words. How you speak, how high is your pitch, how low is your pitch, what is the intonation. Intonation is the चेंज ऑफ पिच. हम कभी कभी बहुत लाउड बोलते हैं किसी भी टॉपिक को. जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम बहुत लाउड, उसको एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हम लाउड बोलते हैं. बट जब हम इफ वी आर नर्वस और इफ वी आर डिफिडेंट, हम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो हमारी पिच स्लो हो जाती है. ओके, सो दिस इज द इंटोनेशन ऑफ द हाई एंड लो ऑफ पिच. द वेरिएशन ऑफ पिच इज इंटोनेशन. Okay, verbal communication 7%. So the motive to tell how why these three V's I'm telling you is that कि जब आप कम्युनिकेट करते हो तो ये तीनों V's का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, जिसके थ्रू जब ये तीनों अलाइन होते हैं, विजुअल, वोकल एंड वर्बल, जब ये तीनों अलाइन होते तभी कम्युनिकेट 100% होता है. दैट मीन्स 55 + 38 + 7. दिस इज हाउ. सो दिस इज हाउ आप जो भी बोलते हो, तब फुल ऑन जो भी आपका इंटेंशन रहता है वो सामने वाले तक, रिसीवर तक पहुंचता है. वर्बल कम्युनिकेशन, यू शुड सिलेक्ट द राइट वोकैबुलरी. जो सामने वाला जो रिसीवर है उसके पास तक आपके वर्ड्स जो हैं उनकी मीनिंग सही तरीके से जानी चाहिए. ओके, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, यू शुड बी क्लियर, योर वर्ड्स शुड बी सिंपल. Then avoiding jargon. Anyone know jargon? Okay, so basically, if I'm from the field of computer science, okay, and I'm saying that कि please make center alignment, तो आप लोगों को समझ में आएगा
अगर मैं प्रेजेंटेशन बना रही हूँ और उसमें मैं किसी भी एक लाइन को बोलती हूँ कि इसको सेंट्रल अलाइनमेंट करो, तो आपको समझ में आएगा, है ना, सेंट्रल अलाइनमेंट। बट अगर किसी को कंप्यूटर्स नहीं आता है तो उसके लिए अलाइनमेंट और सेंट्रल अलाइनमेंट इट वुड बी अ जार्गन। जैसे हम वी से हार्ट अटैक इन नॉर्मल लैंग्वेज, वी से हार्ट अटैक इज वेरी कॉमन, राइट, सबको पता है क्या है। बट व्हेन पीपल से कार्डियक अरेस्ट, सो पीपल डजंट गेट एट फर्स्ट प्लेस, राइट। सो कार्डियक अरेस्ट इन टर्म्स ऑफ डॉक्टरेट, राइट, जब डॉक्टर्स बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, ल्यूकेमिया, ओके, वेरियस डिजीजेस, सो दैट इज jargons फॉर अस, ओके। सो jargon इज टेक्निकल वर्ड्स जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं पता रहता, जो उस फील्ड में नहीं है, ठीक है। सो अवॉइड jargons। अगर आप jargons इंक्लूड करोगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। देन कम्स वोकल कम्युनिकेशन। वोकल मीन्स कि आपकी जो वॉइस है उसकी पिच, उसका इंटोनेशन, उसका आर्टिकुलेशन वो एक राइट पेस में होना चाहिए। मतलब इफ यू आर ऑन अ हाई टोन, आपका टोन, जब मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, इज इट करेक्ट? No. Am I apologizing? No. I'm really sorry, or I'm sorry. So मेरा tone change हुआ. So this is how our tone, our pitch impact communication. Then visual communication, your posture, your eye contact. When you are getting eye contact, तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ ये कॉन्फिडेंट है, इनको सब्जेक्ट मैटर के बारे में नॉलेज है। सो जब आप आई कांटेक्ट करते हो, दैट मीन्स यू आर स्पीकिंग ट्रुथ, ओके। Next, coming towards types of communication. So we all have heard about verbal communication, non-verbal communication, visual communication, written communication, and number of. Today, I want to talk about formal communication and informal communication. सो बेसिकली फॉर्मल कम्युनिकेशन, जब हम प्रोफेशनल टर्म्स में बात करते हैं, सो दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। आप अपने मैनेजर से बात करते हो, टीचर से बात करते हो, तो तब आप कैसे बात करते हो? यू टॉक फॉर्मली, राइट। आपकी टोन बहुत सही रहती है, बहुत रिस्पेक्टफुल टोन रहती है, ओके। आपके जो आप जो भी बोलते हो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप बात करते हो। जब हम मेल्स भेजते हैं, मेल्स इज जनरली द फॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। बट इन टर्म्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑफिस में भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। डू यू नो हाउ? हम एक मीटिंग में हैं तब फॉर्मल हम कम्युनिकेट करते हैं, राइट। बट जब हम ऑफिस में हैं बट तब भी हम इनफॉर्मल कैसे कम्युनिकेट करते हैं? वी ऑल डू using WhatsApp, right? But if I'm talking to my colleague, we are having lunch. So at that point, yeah, we are gossiping. This is called grapevine communication. Grapevine communication मतलब जब एक हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में तो रहते हैं बट हम प्रोफेशनली बात नहीं कर रहे होते, वी आर गॉसिपिंग। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी ही ग्रेप पॉइंट के थ्रू ही कम्युनिकेट हो जाती है, ओके। सो दैट इज ग्रेप पॉइंट। सोशल इंट्रैक्शंस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। नेक्स्ट, ओके, वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब वर्टिकल, राइट, अप डाउन, ओके, सॉरी, it's not moving. Okay, मैं ये बता रही हूँ। 3 V's of communication. Vocal, what you listen, how you listen. Visual, what you see. And verbal, the words you speak. Okay. Vertical communication. Vertical, downward or upward communication, right? Downward communication means our higher authorities, our parents, our teachers talk with us,
right? They give us assignments, they give us tasks. So when they communicate with us, that is downward communication. And when we are giving suggestions, or when we are providing them answers, right? So that is upward communication. There is a word grievances. Anybody know what is the word of grievances? Grievances, grief, something which we are having complaints, or if I am hurted or disheartened with some issues. So that is grievances. Grievance cell hota hai na, that is grievance. Okay. Next is horizontal or lateral communication. So it is peer to peer communication भी हम बोलते हैं इसे. ठीक है. जब सेम peers, that means student to student और teachers to teachers, जब हम communicate करते हैं, जब दो लोग same level पर होते हैं, so that termed as horizontal communication. इसमें communication सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, because दोनों same level पर हैं, तो दोनों easily एक दूसरे से communicate कर पाते हैं. Okay. Horizontal communication कहाँ पर important है? It is important in team building and in collaboration. When you are collaborating, when you are organizing an event, तब horizontal communication बहुत important हो जाता है. Okay. The most important thing is LSRW. Okay, the LSRW is these are the 4 pillars of communication. LSRW. L stands for listening, what you listen. S, what you speak. R, what you read. And W, what you write. लिसनिंग. ओके. जब भी हम बात करते हैं किसी भी मुद्दे पर, तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि किसी ने भी एक पॉइंट बोला और हम हमारे मन में तुरंत एक मैसेज आया एंड वी जस्ट वांट टू शेयर. सो दैट अर्ज टू शेयर, उसमें क्या होता है, जो सामने वाला कुछ और अगर अच्छा बोलने वाला रहता है तो हम बीच में उसे काट देते हैं, है ना. शायद वो बहुत अच्छा बोलने वाला हो, हमारे हेड्स हैं, अगर हमारे हेड्स कुछ टास्क देने वाले हैं, कुछ टास्क दे रहे हैं और फिर लास्ट में उनको कुछ ऐसा बोलना हो कि ये टास्क आपको अगले मंथ करना है, बट आप अभी से बोल पड़े कि नहीं मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है. सो इट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन, राइट. So you first listen. So active and passive listening. Active listening. At this point, you all are listening actively, right? Why? Because you all want to gain information. You all want to gain knowledge. That's why you are listening actively. And what is passive listening? Passive listening is when you listen but not understand, right? There are the speeches of politicians. Do we hear it very actively? No. Most of the times हम नहीं सुनते हैं, right? Similar way में अगर एक UPSC aspirant है, तो जब वो एक लेक्चर में जाता है तब वो एक्टिवली सुनता है, like actively listen करता है. But there are certain people talking around, so वो भी हमें सुनाई देता है, बिकॉज वी हैव द एबिलिटी टू लिसन, टू हियर, बट वी डोंट फोकस ऑन दैट वॉइसेस और साउंड्स. So that is active versus passive. You have to choose which sound you have to perceive, you have to understand, and which you have to neglect or ignore. ठीक है. Okay, 80-20 rule. So 80-20 rule is listen 80% of the time and speak only 20%, right? That means जब लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं तो उनकी बातों को कम सुना जाता है कि हाँ ये तो बोलते ही रहते हैं, बट जो पर्सन बहुत कम बोलता है वो उसकी बातों को लोग ध्यान देते हैं. अगर आप पूरा मैटर सुनते हो और फिर लास्ट में आप अपना ओपिनियन रखते हो, तो अगर आपने एक्टिवली सुना है और फिर आप अपना ओपिनियन रखते हो, दैट मीन्स एक्टिवली सुना है मतलब सारी चीजें आपने तौली होगी, है ना, सारी चीजें आपने सुनी है, समझी है. तो जब आप एक्टिवली सुनते हो तो तो आपके मन में डाउट्स आते हैं, और डाउट्स किसके मन में आते हैं? जो समझता है. ठीक है. जब हम बुक को पढ़ना शुरू करते हैं तभी हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं,
बुक बंद रहती है तो क्वेश्चंस नहीं आते, कुछ पढ़ा ही नहीं है तो क्या क्वेश्चन करेंगे, राइट? सो दैट इज 80-20 रूल, कि आपको 80% टाइम सुनना है और 20% टाइम बोलना है। ओके, यस, व्हेन यू लिसन, तो आपको बीइंग एन एक्टिव लिसनर, आप कैसे बताओगे दैट यू आर लिसनिंग और नॉट? Like you all are making eye contact with me, right? So that is how I get to know that you all are active listeners, right? You are nodding. Nodding means this is, you're nodding when I'm saying are you am I right? So this is nodding. So these are small gestures which without speaking, the listener is able to understand that yes, the people are listening actively. So make eye contact, nodding, and avoid interruptions. Next, speaking. Okay, speaking, another pillar of communication. Speaking is a skill. ओके, और ये स्किल आप कब बहुत अच्छे तरीके से आप उसको मास्टर कर सकते हो, जब आपकी लिसनिंग बहुत अच्छी होगी। क्योंकि जब आप बहुत एक्टिवली सुनते हो तो आप बहुत एक्टिवली उसको जवाब दे पाते हो। सो स्पीकिंग इज नॉट जस्ट कि जो आपके मन में आया आपने बोल दिया। यहाँ पर स्पीकिंग में पॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपसे किसी ने भी क्वेश्चन पूछा और आपने तुरंत जवाब दे दिया, बिकॉज जो भी आपके मन में तुरंत आपके रिफ्लेक्सेस एक्ट करे वहां पर, राइट? सो यहाँ पर रिफ्लेक्सेस को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है आपको। एक पॉज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है? सो टेक अ पॉज, बिकॉज पॉज में आप जो भी आपको बोलना है उसको आप एक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज फॉर्म में आप बोल पाते हो। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, तो आप उस चीज को एकदम से, कम्युनिकेशन इज जस्ट शेयरिंग ऑफ आइडियाज, नो, it is a skill which when somebody masters it, it shares or exchange the ideas, and the receiver gets the intentions of the sender. Okay, public speaking versus interpersonal speakings. This is how you master your speaking skills. Public speaking versus interpersonal speaking. Public speaking we all know, जब हम बाकी लोगों से बात करते हैं तो दैट इज पब्लिकली, हम किसी बात करते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम फ्रेंड्स फैमिलीज में बात करते हैं, अपने टीचर्स से बात करते हैं, कलीग्स से बात करते हैं। सो दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। व्हाट इज इंटरपर्सनल स्पीकिंग? जब दो लोग किसी एक टॉपिक पर बात करते हैं, सो दैट इज इंटरपर्सनल स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में अभी दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इज पब्लिक स्पीकिंग, but when I am talking with a single student or a single colleague, teacher, so that is interpersonal communication. There is one more communication, that is intrapersonal communication. Interpersonal and intrapersonal is different. Interpersonal, I am talking to you, right? So that is interpersonal. But when I am talking to myself, that is intrapersonal communication. Okay, so why intrapersonal communication is important? Because intrapersonal communication, हम बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत सारे हमारे इमोशंस रहते हैं, जो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें हम एक्सप्रेस नहीं करते, या एक्सप्रेस करने से पहले हम खुद को फील करवाते हैं, नहीं ये सही है या ये गलत है ना? सो दैट इज, हम क्या करते हैं, हम बोलने के पहले सोच रहे हैं। तो जब हम सोच रहे हैं तो हम किससे बात कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एक तरीके से हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करता है। ओके, या नेक्स्ट इज रीडिंग। ओके, या रीडिंग, जब भी हम कुछ भी बात कर रहे होते हैं, सो वी आर गिविंग आउटपुट, हम आउटपुट दे रहे, बट ये सब चीजें आउटपुट देने के लिए कंप्यूटर को भी जब आप इनपुट कुछ दोगे तब वो आउटपुट देगा, राइट? सो सिमिलर वे में रीडिंग इज द इनपुट ऑफ व्हाट यू स्पीक एंड व्हाट यू राइट, ठीक है? सो
reading for information versus reading for critical analysis. Reading for information, sometimes we just pass on, we just read the hoardings, advertisements, है ना. We read about the, okay, this institute is here, हम आगे जाते हैं, okay, we have to turn left. So ये informative होता है कि हाँ, ये हमने information हमें चाहिए थी तो हमने read किया. सेकेंड इज रीडिंग फॉर क्रिटिकल एनालिसिस. जब हम क्रिटिकल एनालिसिस के लिए रीड करते हैं तब हम उस टेक्स्ट को बहुत फोकस से पढ़ते हैं, एक एक वर्ड, एक एक लाइन का क्या मतलब है वो हम समझते हैं. सो दिस इज हाउ हमारे हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं. ओके, सो रीडिंग का सबसे जो बिगेस्ट बेनिफिट है दैट इज वर्ड बैंक. हाँ, अगर आप और नीचे कैप्शंस नहीं है तो आधे वर्ड्स जो हैं वो दे ईट, या व्हाट कैन आई से. सो बट व्हेन देयर आर कैप्शंस बिलो, तब क्या होता है कि हाँ, आपको समझ में आता है, आप उसको रीड करते हो, आप उसका मतलब निकालते हो, राइट. ये सारे बहुत इंस्टेंटली होता रहता है हमारे ब्रेन में. सो रीडिंग हेल्प्स टू एक्सपैंड आवर वोकैबुलरी, हमारा वर्ड बैंक इंक्रीज होता है. Okay, how reading improves your speaking and writing? That is the biggest question, that how reading improves your speaking and writing. कि रीडिंग से यार, रीडिंग तो हम सिर्फ अपने नॉलेज के लिए करते हैं. हम बुक्स रीड कर रहे हैं, हमारे सिलेबस की बुक्स हैं, नोट्स हैं हमारे, हम वो रीड कर रहे हैं. तो इससे हमारी ये तो हमारे एग्जाम के लिए है, इससे हमारे स्पीकिंग और राइटिंग कैसे एनहांस होगा. फर्स्टली स्पीकिंग, जब हम रीड करते हैं तो हमें एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर मिलता है ना, कि ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू स्पीक. तो जब हम रीड करते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर से हम बोल पाते हैं, राइट. आपको इवन डायलॉग्स में भी हम इतनी सारी मूवीज देखते हैं तो उनको डायलॉग्स बोले जाते हैं कि वो रीड करते हैं, दे रीड. ओके, so this is how speaking skills get the benefit from reading. How writing को कैसे फायदा पहुंचता है रीडिंग से. लुक, अगर मैंने आपको ये नोट्स भेज दिए हैं, ठीक है, एंड आई एम शेयरिंग दीज नोट्स सो यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एमएसटीज और योर एग्जाम्स, ठीक है. तो these are the blueprints, these notes are the blueprints, so that you can read and write your exams. Okay, so this is how आप अगर राइटिंग जैसे लेटर्स हैं तो लेटर का एक पूरा एक फॉर्मेट होता है ना. तो जो लेटर का फॉर्मेट होता है वो मैं बोल के बताऊंगी, सो यू विल डोंट गेट इट, राइट. सो दैट इज वाई जब मैं इसको लिख के बताती हूँ तो आप उसको देखते हो, पढ़ते हो, आप उस चीज को समझते हो और फिर आप उस चीज को आप क्या करते हो, कॉपी करते हो. सो यू आर गेटिंग द ब्लूप्रिंट. ओके, दिस इज हाउ रीडिंग improves your speaking and writing. Next is writing. That means writing is that फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं हमारा कम्युनिकेशन, है ना. वी राइट लेटर्स, वी राइट, पीपल राइट बुक्स, रिसर्च पेपर्स, वी रीड न्यूज पेपर्स, राइट. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं रिटन कम्युनिकेशन में जिसे हम एज अ रिकॉर्ड की तरह यूज करते हैं, है ना. सो राइटिंग इज द स्किल विच इज अ टाइप ऑफ रिकॉर्ड. The power of written word in the digital age. Okay, what is the power of writing in this digital era? डिजिटल एरा, आप बहुत सारी जगह कम्युनिकेट करते हो, आप व्हाट्सएप में कम्युनिकेट करते हो, आप ईमेल्स लिखते हो, आप इंस्टाग्राम में चैट करते हो. सो देयर आर नंबर ऑफ वेज वेयर यू राइट योर मैसेज, योर टेक्स्ट. So in this digital age, आज के ज़माने में writing has become an revolution. Sorry. So that is why, तो जो भी आप लिखते हो उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है. हमने अगर एक फोटो डाल दी कहीं पर भी, एक ग्रुप में डाल दी, हमने व्हाट्सएप में डाल दी, हमने इंस्टाग्राम पे डाल दी,
तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, right? So we have written about that event or about that picture, so people get to know this. ठीक है. सो राइटिंग में क्लैरिटी होती है, ग्रामर एंड प्रोफेशनलिज्म दिखता है. ठीक है. राइटिंग को बेसिकली अगर मैं बोलती हूँ कि इसे लिख के दिखाऊं, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, गिव मी इन ब्लैक एंड व्हाइट. गिव मी इन ब्लैक एंड व्हाइट. सो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब ही होता है कि आई वांट दिस इन रिटन. ओके. या. थिंक बिफोर यू सेंड. द परमानेंट नेचर ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. आज का तो हमारा ऐसा है कि हमने अगर व्हाट्सएप कर दिया तो उसे भी हम एडिट कर सकते हैं और वी कैन डिलीट इट फॉर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट? बट अगर उस टाइम से हम आगे निकल गए, फॉर एग्जाम्पल 8 आवर्स हो गए हमारे मैसेज को भेजे और हमने गलत पर्सन को भेज दिया या कुछ गलत उसमें लिख दिया है या बता दिया है, जो कोई सीक्रेट रिवील कर दिया है, सो अब वो डिलीट नहीं होगा, राइट? So writing is concrete, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते. हाँ, परमानेंट होता है. ओके. सो थिंक बिफोर यू सेंड. ईमेल्स, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे ईमेल्स में आती है. जब हम ईमेल लिख के भेजते हैं तो अब तो वो चला गया है ना, अब तो वो चला गया, तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं. दैट इज वाई आप पहले 2-3 बार जब आप मैसेज ड्राफ्ट करते हो, ईमेल ड्राफ्ट करते हो, सो रीड इट वंस ट्वाइस. ठीक है. और आप प्रूफ रीडिंग करवा सकते हो. व्हाट इज प्रूफ रीडिंग? प्रूफ रीडिंग मीन्स व्हाट आई हैव रिटन, आई एम सेंडिंग इट टू अदर पर्सन सो दैट दे कैन रीड एंड पिक आउट माई मिस्टेक्स और एरर्स. ठीक है. सो दैट कि मैं उस चीज को वापस सही करके आगे फॉरवर्ड कर सकूं. सो दैट इज प्रूफ रीडिंग. या. Coming towards barriers of effective communication. जब हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन इज मतलब जो भी मैं बोल रही हूँ या हम सेंडर कोई भी मैसेज डिलीवर कर रहा है, तो कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब वो तीनों पीस अलाइन हो जाए, विजुअल, वर्बल एंड वोकल, राइट? ऑल्सो ये तीनों अलाइन कब होंगे? जब रिसीवर जो हमारा इंटेंशन था वो रिसीवर तक वही 100% इंटेंशन पहुंचता है. दैट मीन्स इंटेंट, आपका जो इंटेंट, आपने जिस इंटेंशन से बोला, आप कोई भी कमेंट करते हो व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, आप कुछ भी मैसेज लिख के भेजते हो. हम एग्जाम्स में जनरली, है ना, एग्जाम्स में जो हमारा इंटेंशन रहता है वो हम अच्छे से लिख नहीं पाते हैं. सो इससे क्या होता है, टीचर्स मार्क्स कट कर देती हैं, है ना. सो आपका इंटेंट, जो सेंडर का इंटेंट है, वो रीडर, रिसीवर समझ पाता है, तब कम्युनिकेशन 100% होता है. बट ये 100% नहीं हो पाता है. क्यों? बिकॉज देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ बैरियर्स. ओके. बैरियर्स हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही थी, मेरा माइक नहीं चल रहा था. सो दैट इज टेक्निकल बैरियर. ओके. जब हम टेक्नोलॉजी के कारण कुछ नहीं, अब मुझे पढ़ना है, रात हो गई है, सो देयर इज नो लाइट, हाउ कैन आई रीड, है ना. सो दैट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. कोई पर्सन मुझसे बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, हाउ वुड आई कॉल हिम? तो मैं उसे आवाज लगा रही हूँ, सर प्लीज आई एम हियर. तो बट ही इज नॉट एबल टू लिसन. दैट इज बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? स्पेस. हाँ, स्पेस. ठीक है. सो फिजिकल बैरियर्स मतलब जब बहुत ज्यादा नॉइज हो या फिर हम बहुत दूर हों, तो उसके कारण जब हमें चीजें सुनाई नहीं देती हैं, तब फिजिकल बैरियर्स होते हैं. फिजिकल बैरियर जनरली लिसनिंग और स्पीकिंग में आते हैं. ठीक है. साइकोलॉजिकल बैरियर्स, प्रेजुडाइज एंड स्ट्रेस. डू एनीवन नो प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है? नो. ओके. प्रेजुडाइज का मतलब होता है कि एक आप अपने मन में एक बिलीव कर लेते हो, दैट इज नॉट ट्रू. आप किसी एक पर्सन के लिए ये आपके मन में ये बिलीफ आ जाता है दैट ही और शी इज नॉट गुड, ही और शी इज वेरी एरोगेंट, ऑल्दो maybe he or she is a bit introvert, है ना, हो सकता है ना.
सो दैट, बट ये जो हमने अपनी थिंकिंग सेट बना लिए हैं, दैट इज टर्म्ड एज प्रेजुडाइज। ठीक है, समटाइम्स हम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो हम सामने वाले की बातों को नहीं समझ पाते हैं, उसका इंटेंशन क्या है क्या नहीं है हम नहीं समझ पाते, और स्ट्रेस में हम वी बिकम एग्रेसिव, है ना। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, ये साइकोलॉजी पे डिपेंड रहते हैं। ओके, जो हमारी डायरेक्टली हमारी थिंकिंग को इफेक्ट करते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स, बेसिकली सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स का मतलब होता है लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे बोलते हैं, वो आता है सिमेंटिक्स के अंडर। तो जब मेरी लैंग्वेज या मेरे कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो अभी मैंने जार्गन जैसे बताया था, टेक्निकल टर्म्स, है ना, वो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो तब वहां पर लैंग्वेज बैरियर या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सिमेंटिक बैरियर। हाँ, समटाइम्स ग्रामर करेक्ट नहीं होती है। ठीक है, हम कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो सामने वाला दूसरे लैंग्वेज में बोल देते हैं। अगर यहाँ पर कुछ चाइनीज टर्म्स अगर मैं लिख दूँ तो यू वोंट एबल टू गेट इट, राइट। So that is semantic barriers. Okay. So these are about the barriers कि हाँ हम communicate करते हैं, हम even not only communicate, जब हम कोई भी टास्क भी करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, so there are certain hurdles or certain problems which comes on our way. So how you will cross that hurdle, how you will face it, and how you will solve those problems. So in communication, सिंप्लीफाई योर मैसेज। अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू वर्क और असाइनमेंट दे रही हूँ, तो उस असाइनमेंट में अगर मैंने आपको क्वेश्चंस ऐसे दे दिए हैं जो कि अभी आप समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर आप उसका आंसर कैसे लिखोगे, है ना। तो जितना हो सके सरल लैंग्वेज का यूज करें। आपके लिए भी, जब आप मुझे कोई एप्लीकेशन दे रहे हो, जब आप आंसर्स लिख रहे हो, यूज क्लियर कट लैंग्वेज, बी हैव सम क्लैरिटी इन योर वर्ड्स। ठीक है, आपका जो मैसेज होता है, जो भी आपके रिटर्न या फिर जो आप बोलते हो, वो बहुत सिंपल मैसेज होना चाहिए। ओके, सरल होना चाहिए। या सीक फीडबैक। समटाइम्स, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गिवन अ टास्क टू यू, मैंने आपको टास्क दिया, तो अब वो टास्क आपको समझ में नहीं आया, तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चलेगा, है ना। तो फिर मैं क्या बोलूंगी, आई विल गिव अ फीडबैक कि मेरा ये सेशन था, मैंने ये सेशन दिया, आपको मेरा सेशन समझ आया नहीं आया, इसमें क्या मुझे कुछ और हाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है, कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। सो दिस इज हाउ आई एम गेटिंग फीडबैक। फीडबैक का मतलब ये नहीं होता है कि यार अब आप अपने बारे में तारीफ सुनो, नो। ठीक है, फीडबैक, नेवर टेक फीडबैक एज योर प्रेज। ठीक है, फीडबैक को हमेशा एज अ स्टेप टू ग्रोथ लिया करो कि हाँ अगर अच्छा हुआ तो भी तो बेटर है, बट अगर कुछ यहाँ पर ग्लिचेस हैं, कुछ एरर्स हैं जहाँ पर आप मुझे बता पाओ कि मैम आपका कंटेंट तो अच्छा है बट थोड़ा सा यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, क्योंकि थोड़ा सा आप उसको और डिफाइन करो या इसको और शॉर्ट बनाओ या फिर इस टाइम पर लो। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो कि आप मुझे एज अ फीडबैक में दे रहे हो, सो दैट मैं अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है, ओके। कल्चरल सेंसिटिविटी एंड एम्पैथी। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पैथी एंड सिंपैथी? बोथ साउंड सिमिलर ना, सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी को हम एज एन मानते हैं कि हाँ कोई हमें कंसोल कर रहा है या हम किसी को कंसोल कर रहे हैं, सो आई एम गिविंग सिंपैथी और समबडी इज गिविंग सिंपैथी टू मी, है ना, कि यार इट्स ओके हो जाता है, लाइक दैट। सो दैट इज आई एम गिविंग सिंपैथी। व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी का मतलब होता है व्हाट आई एम फीलिंग। ओके, इफ आई एम वेरी हैप्पी और इफ आई एम वेरी सैड, so you are connected to me, you can also feel my emotions, my feelings, so that is empathy। जब आपका बेस्ट फ्रेंड, आपके फैमिली मेंबर्स को बहुत अच्छा होता है कुछ, ठीक, आपको भी होती है, आप अंदर से फील करते हो, सो दैट इज एम्पैथी। ठीक है, देयर इज अनदर वर्ड, एपैथी। एपैथी का मतलब होता है हम सामने वाले के इमोशंस को जब नहीं समझते, सो दैट इज एपैथी। ये कब होता है?
जब हम सामने वाले के इमोशंस को कहाँ नहीं समझते हैं. यू आर इन अ रेलवे स्टेशन और इन पब्लिक मॉल वगैरह हो गए, है ना, रोडवेज में हम. सो देर आर नंबर ऑफ अननोन पर्सन्स अमंग अस. तो अगर कुछ वहां पर प्रॉब्लम होती है तो क्या हम वहां पर फील करते हैं क्या? We just go there to see what is gonna happen, what is sorry, what has happened, bus. But we don't empathize. So that is apathy. What is cultural sensitivity? For example, in Christian culture, white for brides. जो ब्राइड्स होती हैं वहां पर क्या पहनती हैं? वाइट, वाइट ड्रेस. बट इन हिंदू कल्चर, वाइट स्पेसिफाइज, वाइट इज फॉर विडो, राइट? तो ये डिफरेंस होता है जो आप कल्चरल सेंसिटिविटी को आपको समझना चाहिए, ठीक है, सो दैट कोई आपसे हर्ट ना हो जाए. या रोल ऑफ सॉफ्ट स्किल्स. ओके, सॉफ्ट स्किल्स, ये हमने अभी तक जितना पढ़ा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, अभी थोड़ा सा और है आगे. टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, तो सॉफ्ट स्किल्स, communication is talking, listening, speaking, reading, writing is communication. But there are certain other skills, like अभी एक मैंने empathy बताया था, ठीक है. empathy means to feel someone else's emotion, that is empathy, ठीक है. then adaptability, टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप अडेप्ट होते हो, इवॉल्व होते हो. यू डोंट हैव टू गो डाउन, यू हैव टू ग्रो अप. ओके, दैट इज एडेप्टेबिलिटी. कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आपसे इफ यू आर अ लीडर, लीडरशिप स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स के अंडर आती है. तो इफ यू आर अ लीडर तो आपको कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करते आनी चाहिए. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट मतलब नहीं पता. ओके, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि जब किसी के बीच में झगड़ा हो गया हो, किसी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हो, तो दैट इज टर्म्ड एज कॉन्फ्लिक्ट. तो इसको सुलझाते आना चाहिए, दैट इज रेजोल्यूशन. अगेन, इमोशनल इंटेलिजेंस. ओके, हैव यू हर्ड अबाउट आईक्यू? व्हाट इज आईक्यू? इंटेलिजेंस कोशेंट, है ना. इंटेलिजेंट कोशेंट होता है आईक्यू. बट ऐसा देखा गया है कि करियर ग्रोथ में और इवन इन योर प्लेसमेंट्स, ठीक है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस देखा जाता है कि इमोशनली आप कैसे बिहेव करते हो टू डिफरेंट सिचुएशंस. सो दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. ओके, empathy in communication. This is already I have told you that empathy क्या होता है? When you understand other person's perspective is empathy, ठीक है. Validating feelings before offering solutions, पहले जो सामने वाले क्या फील कर रहा है, सॉल्यूशन देने के पहले उसे पहले बात करो, ठीक है, how he or she is feeling. Okay, people forget what you said, but they never forget how you made them feel. मतलब लोग भूल जाते हैं आपने क्या कहा, है ना. आपने कुछ भी कहा हो, आप अगर थैंक यू, मैंने आपको बहुत सारा काम किया, आपने बहुत रूड वे में थैंक यू बोला, तो थैंक यू तो मैं भूल जाऊंगी, बट जो आपका टोन था, जो आपका बिहेवियर था, वो मुझे याद रहेगा कि आपने मुझे कैसे फील कराया. दिस इज ह्यूमन नेचर, है ना. ये ह्यूमन नेचर है कि हम बातें कुछ अगर मैंने आपसे 100 बातें कही है, तो 100 बातों में आपको कितनी 20-25 बातें याद रहेंगी, है ना, और बाकी आप भूल जाओगे. लेकिन मैंने आपको कैसा फील कराया, ठीक है. हम दिन भर बहुत कुछ पढ़ते हैं, सुबह 8:30 बजे से आ जाते हैं, 4:30 पे जाते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, तो जो हमने पढ़ा है वो तो हम भूल जाते हैं. बट इस लेक्चर में बहुत अच्छा लगा यार, और ये लेक्चर तो बहुत बोरिंग था, तो हमें कैसा फील हुआ ये हमें जरूर याद रहता है, वेदर जो बातें रहती है वो हम भूल जाते हैं. या कॉन्फिडेंस एंड असर्टिवनेस. ओके,
एजर्टिवनेस का मतलब होता है जो भी आप आपकी आपको अपनी बात रखने का तरीका आना चाहिए, दैट इज एजर्टिवनेस। ठीक है, आई एम अगर आप अपना इंटरेक्शन दे रहे हो, आप अपना कोई भी पॉइंट रख रहे हो, सो दैट इज एजर्टिवनेस। बट एजर्टिवनेस के और एग्रेसिव के बीच में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैंने बहुत एग्रेसिव टोन में बोला कि तुम लोग ने अभी तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया, मुझे आज 4 बजे तक असाइनमेंट कंप्लीट करके दो, दिस इज एग्रेशन। तो जब एग्रेसिव वे में बोलते हैं तो सामने वाला पर्सन भी उसको सामने वाला पर्सन हर्ट होता है और वो उस चीज को नहीं समझता, राइट। ऑन द अदर हैंड व्हाट ही और शी ट्राइज टू डू, कि अब तो मैं नहीं करूंगा मुझे कैसे डांटा, अब तो मैं काम नहीं करूंगा। सो दिस इज एग्रेसिव नेचर। एग्रेसिव टोन में आपने बात की तो सामने वाले ने उसको, आपके काम को वो अब उतने उतने मतलब उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करने वाला था, बट अब उस काम को वो मतलब बिना किसी इंटरेस्ट किया वो करेगा। हाँ, ईगो, ईगो है ना, ईगो। ओके, एंड बीइंग असर्टिव, एग्रेसिव में भी कॉन्फिडेंस होता है जब आप बात करते हो, और एजर्टिव रहते तब भी कॉन्फिडेंस रहता है। बट जब आप एजर्टिव रहते हो तो आप बहुत पोलाइट वे में बोलते हो। यूज मैंने लास्ट में यहाँ पे मेंशन किया है कि जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट देते हो तो डोंट यूज यू हैव नॉट डन दिस। कैसे बोलोगे? आई आई गेस यू शुड मेक सम इम्प्रूवमेंट्स इन दिस, है ना। तो इट इज मोर पोलाइट काइंड वर्ड्स, राइट। तो ऐसे में बात बनती है और एग्रेशन में बात बिगड़ती है। ठीक है, ओके। सो यूज, डोंट यूज तुमने नहीं किया, मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसा कर लो, या फिर मैं ऐसा चाहता हूं कि आप इस काम को और इम्प्रूव कर लीजिए। ओके, अ गिफ्ट ऑफ ग्रोथ। ओके, अ गिफ्ट ऑफ ग्रोथ, here a gift of, yeah, yeah, okay, a gift of growth। ग्रो, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, अब मैं यहाँ पर आपको सेशन देकर चली जाऊंगी, देन हाउ वुड आई नो कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया, मैंने गलत परफॉर्म किया, मुझे फिर दोबारा एक और सेशन देना है, तो मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा सेशन इम्पैक्टफुल है, इंटरेस्टिंग है या नहीं है? कैसे पता चलेगा? Yes, by your feedback. So, how to give constructive feedback? सैंडविच मेथड है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम कोई भी टास्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टास्क को हमने परफॉर्म किया, अब उसमें कुछ गलतियां हमें दिखाई दी, तो आप फीडबैक कैसा दोगे? डायरेक्टली, अरे ये नहीं था इसमें, ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया? नो, दिस इज कंस्ट्रक्टिव वे। तो कंस्ट्रक्टिव वे की जगह जब आपको मतलब यू डोंट हैव टू क्रिटिसाइज, फीडबैक डजंट मीन यू आर क्रिटिसाइजिंग। क्रिटिसाइज करना मतलब आपने ये गलत किया है, मैं आपको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, तो क्रिटिसाइज नहीं, कभी भी फीडबैक मेथड टू आवरसेल्व्स। ठीक है, सो यहाँ पर एक पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, इसको मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि अप्रिशिएट, ओके, देन कंस्ट्रक्ट, एंड देन एनकरेज। ठीक है, तो अब मुझे आपका फीडबैक देना है कि यार आपने इंटरव्यू में अच्छा किया नहीं किया, तो मैं आपको बोलती हूँ कि आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, बट थोड़ा सा ना आपको कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए था, आपका टोन थोड़ा सा और बोल्ड होता तो और अच्छा लगता। ओवरऑल आपका बहुत अच्छा था। सो हुआ ना, भी पॉजिटिव बोला, बीच में थोड़ा सा मैंने आपको जो पॉइंट्स थे जो कि आप डेवलप कर पाओ, उसको आप सही कर पाओ,
और फिर लास्ट में वापस आपको इंकरेज करने के लिए नहीं यार बाकी तो बहुत बढ़िया था, ठीक है। सो कभी भी आप कैसे फीडबैक दोगे? अब जब आपको फीडबैक मिलेगा तब क्या करोगे? हमें भी तो फीडबैक मिलता है ना, ये क्या बना दिया है ये कैसे बन के आ गए हो? सो ये हमें भी फीडबैक मिलता है। तो फीडबैक को, क्योंकि बीइंग अ कम्युनिकेशन टीचर, आई नो हाउ इट फील्स व्हेन समबडी क्रिटिसाइजेस यू, राइट? बट आपको उस फीडबैक को एज अ क्रिटिसिज्म कर उसे डिफेंसिव नहीं बनना है कि नहीं ऐसा ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, तुम अपना देख लो। नो, आपको कैसे फीडबैक लेना है अपना? ओके, थैंक यू, आई विल वर्क ऑन इट, थैंक यू, बीइंग पोलाइट। वहीं पर अगर आप सामने वाले ने आपको कुछ बोला और आप भी उसी के ऊपर चढ़ गए तो क्लैशिंग होने लगती है। बट अभी हमने पढ़ा है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाहिए। ओके, या, बी अ कनेक्टर नॉट जस्ट अ टॉकर, be a connector and not just a talker. Talker means somebody is very talkative, so don't be a talker. Talks, gossips की जगह, बिकॉज हमें कैसा लगना है, हमें प्रॉफिट करना है, हमें आगे जाके कुछ अचीव करना है, हमें प्लेसमेंट्स में बैठना है, हमें बड़ी बड़ी कंपनीज में असाइन होना है, राइट? तो यू डोंट हैव टू जस्ट बी अ टॉकर, यू हैव टू बी अ कनेक्टर। रियल कम्युनिकेशन क्रिएट्स अ स्पार्क। जब आप कम्युनिकेट करते हो बहुत अच्छे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन वगैरह, आपके फेस से ही कॉन्फिडेंस झलकता है, तो एक स्पार्क क्रिएट होता है, ठीक है। तो जब आप रियली कम्युनिकेट करते हो तो वो ओवर शाइन्स होता है, ओके, इट शाइन्स ब्राइटली। योर वॉइस हैज द पावर टू इंस्पायर, लीड एंड चेंज लाइफ्स। आपकी जो वॉइस है, इट हैज द पावर, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रही हूँ, आप यही चीज किसी और को जाके समझाओगे, सो यू आर इंस्पायरिंग एंड लीडिंग अदर्स, ओके, यू आर चेंजिंग अदर्स लाइफ। जब भी हम कुछ अच्छा पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन डजंट मीन कि मैं बोल रही हूँ, आप हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, knowledgeable books, some books which changes our life, changes our perception. तो this is how we are reading those books because somebody has written, है ना? दैट मीन्स ये कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है, मास मीडिया के थ्रू हो रहा है, बट कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस दिस is one homework. Okay, practice one LSRW skill intentionally every day, ठीक है। हमेशा एक LSRW स्किल, कोई भी बोल रहा है उसको बहुत अच्छे से सुनो, नॉट इवन आप किसी लेक्चर में जाओ, नो, आप यूट्यूब में भी बहुत अच्छे मोटिवेशन वाले वीडियोस रहते हैं जो आपको बहुत अपग्रेड कर सकते हैं, आपकी थिंकिंग को और एनहांस कर सकते हैं। तो आप उन पॉडकास्ट को सुन सकते हो। बोलना, मैंने इंट्रापर्सनल स्किल के बारे में बताया था, तो इंट्रापर्सनल स्किल, अगर इंटरपर्सनल नहीं कर सकते हो, आप किसी से बैठ के बात नहीं कर सकते हो, किसी नॉट गॉसिप बट एक अच्छा सा मुद्दा पकड़ो, ठीक है, कि हम अपने आप को कैसे बदलें। ओके, सो दिस इज हाउ यू स्पीक। और अगर कोई नहीं मिल रहा है, अपने आप से गहन चिंतन करो कि मैं अभी कहाँ हूँ, मुझे आगे कहाँ पहुंचना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है। दिस इज इंट्रापर्सनल स्किल्स। Read one article daily and write something good for yourself, for your families, for your loved ones. So write something good. Okay, that's all. I guess you all get it.